Today we will discuss about the nucleus. न्यूक्लियस जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो जो न्यूक्लियस था सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था, फर्स्टली ऑब्जर्व बाय लीवनहुक साइंटिस्ट ने किया था। लेकिन 1831 में जो स्टडी किया गया था, कंप्लीटली स्टडी की थी इसकी, वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। जो लीवनहुक साइंटिस्ट था उसने जो आरबीसीज थी फिश की उसमें ऑब्जर्व किया था, लेकिन जो कंप्लीटली स्टडी थी उसकी न्यूक्लियस की और रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 के अंदर। और किसके अंदर की थी उसको? ऑर्चिड रूट सेल के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी डिस्कवरी थी। इसके बाद क्या आता है कि भाई जो न्यूक्लियस होता है उसको हम डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। डायरेक्टर ऑफ द सेल, क्योंकि ये जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है उस सेल के अंदर, जितनी भी एक्टिविटी होती है, सबकी सबको कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस, इसलिए इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल बोला जाता है। अब क्या आता है कि भाई जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है और जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है। लिक्विड है जिसको हम सैप बोल सकते हैं, वो भरा होता है और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद क्या आता है कि भाई जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के अंदर सिंगल भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएट सेल। ये जितनी भी मतलब मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स होती है उन सब के अंदर सिंगल न्यूक्लियस ही होता है, काफी सारी के अंदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है ये 2 ही नंबर होता है, और उसमें एग्जांपल आता है पैरामीशियम। ठीक है, तो जो पैरामीशियम होता है उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर देखे होगी आपने, इस टाइप से पैरामीशियम की स्ट्रक्चर होती है। और इस पैरामीशियम के अंदर 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। ये वाला जो न्यूक्लियस होता है हम इसको बोलते हैं, इसीलिए होते हैं बारिश की सरफेस पे। तो जो ये वाला न्यूक्लियस होता है ये होता है माइक्रो न्यूक्लियस और ये होता है मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये माइक्रो न्यूक्लियस क्या करता है कि इसकी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, एक्सक्रीशन होता है फूड वगैरह का, जो भी कंजम्पशन वगैरह होता है, सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी इसके थ्रू कंट्रोल होती है। लेकिन जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो इसकी रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी वगैरह है, रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन करने का प्रोसेस होता है वो कंट्रोल करता है मैक्रो न्यूक्लियस। लेकिन जो ये वाली कंडीशन होती है हम इसको बाई न्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं। ये सेल्स जो जिनके अंदर 2 क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके साथ साथ एक मल्टी न्यूक्लिएट सेल होती है। ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है इनमें क्या होता है कि सिंगल सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंडोस्पर्म होता है,
वाउचेरिया। तो इन सब के अंदर क्या होता है कि सिंगल सेल्ड होती हैं, लेकिन ये सिंगल सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। लेकिन मेन बात आती है कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। जो मैमल्स होते हैं उन मैमल्स के अंदर जो आरबीसीज होती है, और आरबीसी भी कौन सी, मैच्योर आरबीसी, उन मैच्योर आरबीसी के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। लेकिन इसके जो एक्सेप्शनल केसेस आते हैं उनमें आता है, पहला तो आता है कैमल और दूसरा आता है लामा। ये दो मैमल्स होते हैं जिनके अंदर जो आरबीसी होती है मैच्योर कंडीशन में होगी तो उनके अंदर भी ये जो न्यूक्लियस होगा ये प्रेजेंट होगा। लेकिन जितने भी मैमल्स होते हैं इनको छोड़ के उन सब के अंदर जो मैच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा सीव ट्यूब, जो सीव ट्यूब सेल्स होती हैं फ्लोएम के अंदर, उन सीव ट्यूब सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर जो सबसे पहला आता है वो आता है इसका न्यूक्लियर एनवलप। इस न्यूक्लियर एनवलप के अंदर क्या होता है कि ये इसकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और ये वाली इसकी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ये न्यूक्लियर एनवलप क्या है कि कोई भी एनवलप जो उसको कवर करके रखता है उसको हम न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं, और वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है हम उसको बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में जो स्पेस होता है ये वाला इसको हम बोल देते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है। तो क्या होता है कि जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस 150 से 300 एंगस्ट्रम का होता है, पेरी न्यूक्लियर जो स्पेस होता है ये वाला। लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पे राइबोसोम्स भी हो सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अब क्या है, हमें एक पोर्शन नजर आ रहा है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, और इस न्यूक्लियर पोर की जो डायमीटर होता है वो होता है 300 से 1000 एंगस्ट्रम डायमीटर होता है इसका। ठीक है। तो ये क्या करती है, फंक्शन अगर हम बात करते हैं तो जो न्यूक्लियर एनवलप है उसमें जो आउटर और जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका एक तो फंक्शन ये होगा कि ये इसको एग्जैक्ट शेप देती है। ठीक है, एग्जैक्ट शेप प्रोवाइड करती है। दूसरा जो न्यूक्लियर पोर है इसके अंदर, वो न्यूक्लियर पोर क्या काम करता है कि वो जो न्यूक्लियर पोर है वो अगर इसके अंदर कोई भी प्रोटीन बनती है,
अगर वो साइटोप्लाज्म में जाना है तो भी वो इसकी तरह इसी पोर के थ्रू आउटसाइड जाएगी। दूसरा, अगर कोई भी केमिकल या न्यूक्लियस को जरूरत पड़ती है तो वो अगर इनसाइड द न्यूक्लियस आ रहा है तो वो भी किसके थ्रू जाएगा, इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा। और इसके अंदर जो ये न्यूक्लियर पोर होता है, इसके अंदर 10 kD ये जो किलो डेल्टा बोलते हैं जिसको हम, उतने साइज का अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है तो वो इजीली पास हो सकता है। इसके बाद इसके अंदर आता है क्रोमेटीन। क्रोमेटीन इस टाइप का होता है ये क्रोमेटीन। अब ये जो क्रोमेटीन होता है इसकी बात करें तो क्या होता है एक्चुअली में, ये स्टेन्ड का मतलब कलर वाला थिन थ्रेड लाइक, और किसका बना हुआ, डीएनए का बना हुआ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्रोमेटीन होता है। और ये जो क्रोमेटीन होता है अगर हम इसकी केमिकली कंपोजिशन का देखें तो इसके अंदर जो डीएनए होता है वो 31% होता है। अगर हम बात करते हैं आरएनए की तो वो जो आरएनए होता है इसके अंदर वो 2 से 5% होता है। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की तो जो प्रोटीन होती है वो 64% प्रोटीन होती है। ठीक है, अगर वो 64% प्रोटीन है तो उसमें से अगर हम बात करते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन जो होती है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है इसके अंदर वो 36% होती है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो 28% होती है। अब बात कर लेते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है कि हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन्स होती है जो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को एक्चुअली में पैक करके रखती है। ठीक है, तो ये क्रोमेटीन था। अब बात करते हैं क्रोमेटीन कितने टाइप का होता है। तो जो क्रोमेटीन होता है वो 2 टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ क्रोमेटीन। तो ये 2 टाइप का होता है, यूक्रोमेटीन और नेक्स्ट हेटेरोक्रोमेटीन। ठीक है, तो जो यूक्रोमेटीन होता है ये एक्चुअली में जो लाइट स्टेन पार्ट होता है इस क्रोमेटीन का, जो क्या होता है लाइट स्टेन पार्ट। लाइट स्टेन का मतलब यहाँ पे कलर से है कि एक्चुअली में जो क्रोमेटीन होता है रेड इन कलर होता है, लेकिन जो इस रेड इन में एक तो लाइट कलर होगा और दूसरा डार्क कलर होगा। तो जो लाइट कलर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटीन, और जो क्या होगा डार्क कलर होगा, अगर इस टाइप से डार्क कलर है तो इसको हम क्या बोल देंगे, हेटेरोक्रोमेटीन। ठीक है, ये जो यूक्रोमेटीन होता है ये और जो हेटेरोक्रोमेटीन होता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये थोड़ा थिन होता है इसके कंपैरिजन में, और ये हेटेरो जो होता है यू वाला थोड़ा थिन होता है और जो हेटेरो वाला होता है थोड़ा थिक होता है। ये जो ये वाला होता है यूक्रोमेटीन ये सेंटर की तरफ ज्यादा होता है और जो हेटेरोक्रोमेटीन होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ ज्यादा होता है। तो ये होता है दोनों क्या, क्रोमेटीन। क्रोमेटीन के बाद आता है इसमें न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक राउंड सी स्ट्रक्चर होती है, ये मेनली 1 ही होता है नॉर्मली, लेकिन जो अनियन सेल होती है उसमें 4 होता है। एम्फीबियन की जो सेल्स होती है उसमें ये लगभग 2000 के आसपास हो सकता है 2000 जो एम्फीबियन की सेल्स होती है उसमें मतलब 2000 के आसपास हो सकता है। तो जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें क्या होता है कंपोजिशन,
उसके अंदर प्रोटीन जो होती है वो 85% होती है। अगर हम बात करते हैं उसके अंदर आरएनए की, तो जो आरएनए होता है वो उसके अंदर 10% होता है, और जो डीएनए होता है वो उसके अंदर 5% होता है। तो ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये क्या होता है, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, आउटसाइड में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ 3 चीजें होती है, विदाउट मेम्ब्रेनस होता है ये। और इसके अंदर 3 चीजें होती है, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। अब जो प्रोटीन जो होती है वो इसमें 85% होती है, जो आरएनए जो होता है वो 10% होता है, दूसरा डीएनए होता है वो 5% होता है। तो ये होता है न्यूक्लियोलस। इसका न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोम्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो रोल्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जो राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है कि लिक्विड जितना भी होता है इस न्यूक्लियस के अंदर, जितना भी क्या होता है लिक्विड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, या फिर कैरियोलियम भी बोल सकते हैं इसको। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये सैप होता है, एक प्रकार से लिक्विड बोल सकते हैं जिसको हम, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा टाइप में होता है ये। और उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स, बताएंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, एटीपीज, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज, एंडो न्यूक्लियस, इतनी सारी चीजें होती हैं इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो पहला आता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस और शुगर, ये 3 चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। एटीपीएज, एटीपी आपने सुना होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो एटीपी होता है वो एटीपी जो होता है वो क्या काम करता है, एनर्जी देता है हमें। एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब हमें जरूरत होती है तो एटीपीएज एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में टूट जाता है एडीपी के अंदर, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, और हमें एनर्जी दे देता है ये। ठीक है, तो जो एटीपी होता है उसको एनर्जी, उससे हम एनर्जी लेते हैं। तो ये भी इसके अंदर होता है। प्रोटीन्स इसके अंदर होती है, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, इसका मतलब क्या होता है कि जो डीएनए होता है उस डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, तो उसमें भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स यूज होता है। अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो उसके अंदर आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज यूज होता है। तो इन दोनों आरएनए और जो डीएनए है उसकी जो सिंथेसिस होती है तो उसके लिए आरएनए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, ये स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट करने के काम आते हैं। तो जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है वो भी सेल सेप के अंदर, सॉरी जो मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसके अंदर रहता है। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके बाद क्या आता है इसके अंदर, कैरियोसोम। तो कैरियोसोम कुछ नहीं होता, ये क्या होता है कि जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है, ये हेटेरोक्रोमेटिन कुछ जगह पे थोड़ा सा थिक हो जाता है, और थिक भी क्या है कि एक प्रकार से ग्रेन्यूल्स टाइप में बन जाता है।
तो जब ग्रेन्यूल्स टाइप में बन जाता है इस टाइप में, तो इस टाइप से दिखता है ये, इस टाइप से, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, कैरियोसोम्स। ठीक है, लेकिन इसको एक्चुअली में इसको बोला जाता है कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो उसका फाल्स टाइप बोल दिया जाता है, कि फाल्स जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी कैरियोसोम होता है। अब इसके अंदर एक चीज आती है मेन, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है कि जब सेल का डिवीजन होता है तो जो क्रोमेटिन होता है, वो क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है, और वो इस शेप में बन जाता है, इस टाइप की शेप में, और इसी को हम बोल देते हैं क्या, क्रोमोसोम। हिंदी में आपने पढ़ा होगा गुणसूत्र, ये वही होते हैं। ठीक है, तो जो क्रोमेटिन होता है वो जब सेल का डिवीजन होता है तो उस ड्यूरेशन में जो क्रोमेटिन होता है कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, और कंडेंस फॉर्म में आने के बाद एक थिक कंडेंस्ड डिहाइड्रेटेड फॉर्म में इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम्स होता है इसमें ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं आर्म्स, और इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, ये जो सेंट्रोमियर होता है इसको अगर हम साइड से देखते हैं तो हमें इस साइड में भी, इस साइड में भी डिस्क टाइप में दिखाई देता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, तो ये क्या है, आर्म्स है इसकी, ये क्या है, सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर साइड से देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं साइड से इस क्रोमोसोम को, तो हमें चीज दिखाई देती है। तो ये क्या होता है, क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम पे कई बार एक स्पेशल टाइप का डीएनए अटैच होता है, स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए, जिसको हम बोल देते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, तो सेंट्रोमियर के बेस पे क्रोमोसोम्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला आता है मेटासेंट्रिक। इस मेटासेंट्रिक के अंदर क्या है कि बीच में क्या मिलेगा आपको, सेंट्रोमियर मिलेगा, जो आर्म्स है वो दोनों साइडों में मिलेगी, और आर्म्स का साइज भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी इक्वल है तो इसके बीच में क्या मिलेगा, सेंट्रोमियर। तो इस वाली जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दूसरी आती है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो सब मेटासेंट्रिक कंडीशन क्या होती है कि जिसके अंदर ये जो सेंट्रोमियर है ये थोड़ा साइड में चला जाता है, और आर्म्स का साइज थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, मेटासेंट्रिक की कंपैरिजन में। इस टाइप से ये क्या हो गया, थोड़ा सा इसका साइज स्मॉलर हो गया है आर्म्स का, एक साइड की आर्म्स का, तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। उसके बाद क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक। इस एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है कि एक साइड की आर्म थोड़ी और स्मॉल हो जाती है। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो एक साइड की जो आर्म्स होती है क्रोमोसोम की वो थोड़ी और स्मॉल हो जाती है। और टीलोसेंट्रिक आती है लास्ट की। इस टीलोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है कि ये जो आर्म्स होती है वो बिल्कुल स्मॉल हो जाती है, इस टाइप से। तो आर्म्स का साइज क्या हो गया, सेंट्रोमियर के बिल्कुल स्मॉलर हो गई है, वो छोटी सी हो गई है, तो उसका हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। तो देखना एक बार, इसको एक बार दोबारा देखते हैं क्रोमोसोम के टाइप को। ये हमारा क्या था, सेंट्रोमियर, और इसे अटैच्ड क्या थी, ये आर्म्स थी इसकी। तो अगर ये दोनों आर्म्स है सेम साइज की होती है तो इसको बोलते हैं हम मेटासेंट्रिक कंडीशन। अगर आर्म थोड़ी छोटी हो जाती है एक साइड की तो उसको क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। और थोड़ी सी छोटी हो जाती है ये तो क्या बोलेंगे इसको, एक्रोसेंट्रिक। और बिल्कुल स्मॉल हो जाती है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, टीलोसेंट्रिक। लेकिन क्या है, ये किसकी वजह से होती है, जो सेंट्रोमियर है इसकी जिस तरफ चला जाता है उसी तरफ उसका साइज, जो आर्म्स का साइज है वो छोटा होता रहता है। तो ये था। अब क्या आता है लास्ट में, जो आता है इसका, वो आता है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो फंक्शंस में पहला तो क्या आ गया कि भाई ये जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म
फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस जो उसमें रह गया था। तो पहला जो फंक्शन है इसका कि ये जो न्यूक्लियस होता है इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। तो ये इनके पास क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं ये डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए होता है वो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये जेनेटिक मटेरियल होता है, मटेरियल होते हैं जेनेटिक मटेरियल किसी भी ऑर्गेनिजम्स, किसी भी सेल के, और वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो क्या है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती है वो इस न्यूक्लियस के पास स्टोर रहती है। जो सेकंड फंक्शंस आता है इसका वो आता है इट प्ले an important role in हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफर किससे, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। यानी जो पेरेंटल सेल है उस सेल्स के कैरेक्टर जो हैं वो डॉटर सेल के अंदर जाएं तो उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए और आरएनए की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है, और इनके जो न्यूक्लियाई जो होते हैं पेरेंट्स के तो फ्यूज करते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग बनता है तो उसके अंदर वो सारे कैरेक्टर्स चले जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस प्ले एन इंपॉर्टेंट टू द जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कौन, न्यूक्लियस। तीसरा जो आता है वो आता है कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है ये। सेल डिवीजन, जो एक सेल है उससे दो सेल्स बनती हैं तो उसमें भी क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस किसका होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ना। तो जो नया जो न्यूक्लियस बनता है वो किससे बनेगा, पुराने वाले न्यूक्लियस से, प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से। तो वो सेल डिवीजन जो होती है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल करता है। नेक्स्ट जो राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, राइबोसोम्स का जो फॉर्मेशन होता है वो भी न्यूक्लियस के किसके थ्रू, न्यूक्लियोलस के थ्रू इसका राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो राइबोसोम्स के फॉर्मेशन के लिए भी न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब क्या आता है कि भाई जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है इसके अंदर, जितनी भी मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस जो होती है उन सभी को मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि भाई इसके अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो किसके अंतर्गत आती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो सारे की सारी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल। तो अब एक बार न्यूक्लियस को देख लेते हैं। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इसको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये इसकी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है, ये न्यूक्लियर पोर होता है, ठीक है। ये क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन भी दो टाइप का, एक हेट्रोक्रोमेटिन, एक यूक्रोमेटिन। तो जो यूक्रोमेटिन होता है वो लाइट डार्क होता है, लाइट स्टैंड होता है, और ये ज्यादा डार्क होता है। ये लाइट होता है कौन सा, यूक्रोमेटिन लाइट, और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो क्या होता है, डार्क होता है। न्यूक्लियोलस जो है ये वाला न्यूक्लियोलस, ये आरएनए डीएनए प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है, और उसमें आरएनए जो प्रोटीन होती है वो 85 होती है, 85% होती है। दूसरा जो आरएनए होता है वो कितना होता है इसके अंदर, 10% होता है, और 5% क्या होता है, डीएनए होता है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है जो राइबोसोम्स फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और लिक्विड के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती है, शुगर्स होते हैं, ठीक है, काफी सारी चीजें होती है इसके अंदर। दूसरा तो यही था उसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। तो वो जो फंक्शन रह गया था उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण वो इसमें डाल दी गई है। थैंक्स फॉर टुडे।